मुंबई, जब अंडरवर्ल्ड के काले बादल पूरी मुंबई पर छाए हुए थे और पूरी मुंबई पर दाऊद का सिक्का चलता था, लेकिन उसी दौरान मुंबई की गलियों का एक मामूली गुंडा जुर्म की दुनिया में अपने पैर जमा रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो मुंबई के सबसे बड़े डॉन दाऊद के सामने एक चुनौती बन जाएगा। सफेद टोपी और सफेद कुर्ता पहनने वाला वो डॉन, जिसका दाऊद इब्राहिम के साथ 36 का आंकड़ा था। आए दिन डी कंपनी के साथ उसका गैंग वॉर चलता था, जो सुपारी किंग के नाम से मशहूर था। 1990 के दशक में जब सारे गैंगस्टर देश छोड़कर भाग रहे थे, तब वो अकेला था जो मुंबई छोड़कर नहीं भागा। मुंबई का एक ऐसा डॉन जिसने अपने घर को एक किले में बदल दिया था, जिसके नीचे कई खुफिया सुरंगें थी, जिसके पास 600 से ज्यादा शूटर्स की एक फौज थी, जिसकी मर्जी के बिना पुलिस भी वहां जाने से डरती थी। अरुण गुलाब गवली उर्फ डैडी। सन 1980 जब मुंबई की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हो रही हड़तालों की वजह से कई मिलों में ताले लग गए, तो हजारों लोग इससे बेरोजगार हो गए, जिनमें से एक अरुण गवली भी था। इसके बाद अरुण गवली रामानायक और बाबू रेशम की बायकुल्ला गैंग में शामिल हो गया, जो सेंट्रल मुंबई के बायकुल्ला और 7 सितारा इलाकों में जुर्म का कारोबार चलाते थे। शुरुआत में रामानायक और बाबू रेशम की गैंग दाऊद की डी कंपनी की कई मामलों में मदद किया करती थी, लेकिन फिर कुछ मतभेद के चलते दाऊद ने अपने सबसे करीबी शरद शेट्टी के जरिए बाबू रेशम को रास्ते से हटाने का फरमान जारी कर दिया। शरद शेट्टी ने जेकब सर्कल के पुलिस थाने में घुसकर बाबू रेशम को लॉकअप में ही गोलियों से भून डाला, और फिर दाऊद ने अपने सबसे बेस्ट शूटर दिलीप बुआ के जरिए रामानायक को रास्ते से हटा दिया। लेकिन कुछ आर्टिकल ये भी कहते हैं कि रामानायक की मौत एक पुलिस एनकाउंटर में हुई थी, जिसकी टिप दाऊद ने ही पुलिस को दी थी। रामानायक और बाबू रेशम के मारे जाने के बाद अरुण गवली ने इस गैंग की कमान संभाली और अपने घर दगड़ी चौल से अपराध का धंधा चलाने लगा। इन मर्डर्स के पीछे वजह चाहे जो भी हो, मोटिव सिर्फ एक था, मुंबई पर राज करना। अरुण गवली अपने पार्टनर्स की मौत का बदला लेना चाहता था। तब अरुण गवली ने एक ऐसी चाल चली जो दाऊद कभी सोच भी नहीं सकता था। गवली ने दाऊद के एक आदमी का इस्तेमाल किया और उसे ये खबर पहुंचाई कि गवली दाऊद पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। ये सुनकर डी कंपनी ने अपना सारा ध्यान दाऊद की सुरक्षा में लगा दिया। सन 1992 ये दिन दाऊद की जिंदगी में एक बड़ी खबर लेकर आने वाला था। उस दिन दाऊद की बहन हसीना पार्कर का पति इस्माइल पार्कर रोज की तरह अपनी होटल पर मौजूद था। इसी दौरान गवली गैंग के कुछ लोग वहां पहुंचे और इस्माइल को बाहर बुलाकर गोलियों से भून डाला। नतीजा ये हुआ कि अपने जीजा की मौत से दाऊद तिलमिला उठा। इसके बाद दोनों गैंग के बीच मौत का खूनी खेल शुरू हो गया, जिसमें दोनों तरफ के 24 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। ये खूनी खेल थमने का नाम ही नहीं ले रहा था कि तभी एक नई गैंग वजूद में आने लगी, जिसका लीडर था अमर नायक। इस बीच अरुण गवली को जुबेदा मुजावर नाम की एक लड़की से प्यार हुआ और फिर दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। शादी के बाद जुबेदा उर्फ आशा गवली दगड़ी चौल की लेडी डॉन बन गई। लेकिन दाऊद का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। दाऊद ने मौका देखते ही अरुण गवली के बड़े भाई किशोर गवली की हत्या करवा दी। कहते हैं इस्माइल पार्कर और किशोर गवली की मौत ही अरुण गवली और दाऊद के बीच दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह थी। सन 1993 जब मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, तो इसका इल्जाम दाऊद की डी कंपनी पर था। यही वजह थी कि इन धमाकों के बाद दाऊद इंडिया छोड़कर दुबई भाग गया। इस तरह अरुण गवली के लिए अब मुंबई का रास्ता खुल चुका था। मुंबई धमाकों के बाद सभी अंडरवर्ल्ड डॉन मुंबई छोड़ चुके थे। अब जुर्म के 2 ही खिलाड़ी मैदान में थे, अरुण गवली और अमर नायक। दोनों के बीच मुंबई के तख्त को लेकर गैंग वॉर शुरू हो चुका था। अरुण गवली के शार्प शूटर रविंद्र सावंत ने अमर नायक के भाई अश्विन नायक पर जानलेवा हमला किया, लेकिन वो बच गया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अमर नायक को एनकाउंटर में मार दिया और उसके भाई अश्विन नायक को गिरफ्तार कर लिया। बस तभी से मुंबई पर अरुण गवली का राज चलने लगा। मुंबई में खुला मैदान मिल जाने से गवली को कोई दिक्कत नहीं हुई, वो खुलकर काम करने लगा। पुलिस की माने तो ऐसे कई मामले थे जिनमें गवली ने सुपारी लेकर हत्या और वसूली जैसी घटनाओं को अंजाम दिया, लेकिन सबूत और गवाह न मिलने के चलते गवली हर बार बच जाता था। माना जाता है कि कई पुलिस वाले उसके लिए खबरी का काम करते थे। धमकी, वसूली और हत्या जैसे मामलों में उसके बच निकलने के पीछे पुलिस वालों की भूमिका रहा करती थी। ये बात अरुण गवली अच्छे से जानता था कि एक दिन कानून का सिकंजा उस तक पहुंच जाएगा। एक तरफ उसके दुश्मनों की लिस्ट लंबी होती जा रही थी और दूसरी ओर कानून उस पर सिकंजा कसना चाहता था। लेकिन गवली ने इस डर से बचने का रास्ता ढूंढ लिया था, और वो रास्ता था राजनीति का। एक समय ऐसा था जब शिवसेना गवली की मदद किया करती थी। यहाँ तक कि एक रैली में शिवसेना के प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने ये तक कह दिया था कि अगर पाकिस्तान के पास दाऊद है तो हमारे पास गवली है।
लेकिन बाद में कुछ मतभेद के चलते शिवसेना और गवली के रिश्तों में दरार आ गई। इसके बाद गवली ने 2004 में अखिल भारतीय सेना नाम की एक पार्टी बनाई और मुंबई के चिंचपोकली इलाके से विधानसभा का चुनाव जीता। लेकिन जब गवली का भतीजा उसकी पार्टी छोड़कर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया तो गवली का राजनीतिक करियर संकट में आ गया। बाद में लोकसभा चुनाव में उसके भतीजे ने एनसीपी के टिकट पर गवली के खिलाफ चुनाव लड़ा और दोनों को हार का सामना करना पड़ा और शिवसेना के मोहन रावले ने यह सीट जीत ली। इसके बाद 2008 में गवली ने शिवसेना के एक नेता की हत्या की सुपारी ले ली और शिवसेना के नेता कमलाकर की हत्या करवा दी। बताया जाता है कि इस काम के लिए गवली ने 30 लाख रुपए की सुपारी ली थी। यही पहला मौका था जब गवली बच नहीं पाया। कमलाकर की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने अरुण गवली और उसके 11 साथियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। शिवसेना नेता की हत्या के मामले में गवली जेल जा चुका था। उसी दौर में मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर कई एनकाउंटर किए और कई गैंगस्टर मारे गए, जिनमें गवली का गैंग पूरी तरह खत्म हो गया था। पुलिस की सख्त कार्रवाई से कई माफिया मुंबई छोड़कर भाग चुके थे तो कई पुलिस की गिरफ्त में थे और अरुण गवली जेल की सलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा काट रहा है। तो इस तरह मुंबई के इस डॉन की कहानी समाप्त होती है जो एक मील मजदूर से मुंबई का डैडी बन चुका था।